चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। फ्रेंड, यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी या नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए है, या जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले जानेंगे हम हिंदी के बारे में, फिर जानेंगे हम साहित्य के बारे में और फिर जानेंगे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिंदी के बारे में। तो फ्रेंड, हिंदी क्या है? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो हिंदी जो है फ़ारसी या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन यहाँ से जैसे बन सकता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द की तो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु का आगे जो उच्चारण है वो हिंदू में होने लगा, और हिंदू का हिंद, और हिंद का आगे क्या बन गया? हिंदी बन गया। अगर हम बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति का क्रम के बारे में, तो इसका जो क्रम होता है, पहला होता है सिंधु, फिर है हिंदू, पहला है सिंधु, फिर हिंदू, फिर हिंद और फिर हिंदी। तो यह इसका क्रम है। ठीक है, उत्पत्ति का क्रम है हिंदी शब्द का। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर हम बात करें प्रयोग की, तो हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था यह सरफुद्दीन यज़दी की एक रचना है जफरनामा। इस रचना में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। तो सरफुद्दीन यज़दी की रचना जफरनामा में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। आगे हम बात करते हैं हिंदी का परिवार। तो जो हिंदी भाषा का परिवार है इसे भारोपीय परिवार कहते हैं, और यह भारत और यूरोपीय भाषाओं का परिवार है। ठीक है फ्रेंड। तो हिंदी भाषा का जो परिवार है वो क्या है? भारोपीय परिवार, भारत और यूरोप का भाषाओं का परिवार है। तो हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में काफ़ी बार कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी की लिपि की अगर हम बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद 343 एक जो कि भाग 17 में है, वहाँ पर हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी बताई गई है। ठीक है फ्रेंड। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि में भाषाओं की, तो देवनागरी लिपि की जो भाषा है वो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और अपभ्रंश। ये सब भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। तो परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं, और उसमें ये ऑप्शन आ सकते हैं, और इन 5 के अलावा जो कोई और भाषा आएगी तो वो उसकी लिपि देवनागरी नहीं होती। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसका विकास किस लिपि से हुआ है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, इतिहास का अर्थ होता है कि अतीत में जो हुआ हो, यानी कि ऐसा ही हुआ था। अतीत में जो हुआ था उसका जो विवरण हो, जो उसका वर्णन होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। या जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो, जिस काल की निश्चित समाप्ति हो चुकी हो, ठीक है, या जिस समय की निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसका जो वर्णन होता है उसे इतिहास कहा जाता है। अगर हम बात करें इतिहास के जनक की, तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है फ्रेंड। और हेरोडोटस ने इतिहास लेखन के 3 तथ्य बताए थे। इतिहास लेखन के समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है क्षण, उस काल का जो समय। ठीक है फ्रेंड। तो पहला क्या रखना है? क्षण या समय, उस काल का जिस काल का हम इतिहास लिख रहे हैं। दूसरा है वातावरण, कि उस काल में उस समय क्या वातावरण था। और तीसरा है जाति, यानी कि वहाँ के जो निवासी हैं,
जो मनुष्य वहाँ के निवासी हैं उनकी जो उनकी प्रवृत्ति या उनकी विचारधारा क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में फ्रेंच विद्वान हैं तेन महोदय या वेन महोदय, आप कह सकते हैं इनको, तेन वेन महोदय ने इतिहास लेखन की 3 तथ्य बताए। तो फ्रेंड, इन्होंने क्या बताया? पहला इन्होंने बताया क्षण, वातावरण और जाति। तो जो 3 तथ्य हेरोडोटस ने बताए वही तथ्य इन्होंने भी बताए हैं, तेन वेन महोदय ने। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें इन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। आगे हम देखेंगे फ्रेंड हिंदी साहित्य की कुछ परिभाषाएं जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं जिसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन परीक्षाओं में क्वेश्चन में बनते हैं यहाँ से, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आती है यहाँ से पर। तो पहली परिभाषा है साहित्य समाज का दर्पण। ठीक है फ्रेंड, तो पहली परिभाषा है साहित्य क्या है? समाज का दर्पण। तो यह परिभाषा किसने लिखी? तो यह परिभाषा दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन में अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो आप इसको भी राइट कर सकते हो, या श्याम सुंदर दास है, दोनों में से कोई भी एक कवि का नाम आ जाए तो आप उसको राइट कर सकते हो। अगली परिभाषा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास है। तो यह परिभाषा दी थी बालकृष्ण भट्ट ने। अगली परिभाषा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह परिभाषा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का विकास इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंताजनक परिवर्तन है। तो यह परिभाषा दी थी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो साहित्य क्या है? साहित्य का इतिहास बदलते हुए अभिरुचियों और संवेदनाओं का विकास इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध क्या है? आर्थिक और चिंताजनक परिवर्तन है। तो यह परिभाषा नगेंद्र ने दी थी, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगली परिभाषा है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। फ्रेंड, यह परिभाषा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है फ्रेंड, और अगली परिभाषा है इतिहास लेखन घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। तो यह परिभाषा दी थी हीगल ने। तो एक बार हम इसको परिभाषाओं को दोबारा देख लेते हैं फ्रेंड। पहली परिभाषा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो समाज का दर्पण किसने कहा था साहित्य को? महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला है साहित्य जन समूह का क्या है? हृदय का विकास। तो हृदय का विकास किसने बताया था? बालकृष्ण भट्ट ने। अगली परिभाषा है ज्ञान राशि के संचित कोश का साहित्य कहते हैं। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य किसने कहा? तो ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 2 परिभाषाएं दी है, पहली साहित्य समाज का दर्पण है, और दूसरा ज्ञान राशि के संचित कोश को क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा में, तो यह साहित्य इतिहास की बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं के विकास का इतिहास होता है, और आर्थिक और चिंताजनक परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंताजनक परिवर्तन होता है। अगली परिभाषा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अगली परिभाषा दी इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं अपितु उसके भीतर क्या है? कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। तो यह परिभाषा दी थी हीगल ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।